Hello students, welcome to the YouTube channel of Gyan Tripti Higher Education College and this is our first lecture of physics। और आज हम डिस्कस करेंगे लेज़र कि लेज़र है क्या, ये जनरल लाइट सोर्स जैसे ऊपर लाइट जल रही है, कोई भी बल्ब या कैंडल, इन सबसे कैसे अलग है। और बेसिकली लेज़र का यूज़ आप देख रहे हैं कितना वाइडली हो रहा है आजकल। मेडिकल साइंस में भी लेज़र का यूज़ हो रहा है और एंटरटेनमेंट के लिए भी हो रहा है, यानी कि बहुत सारे प्लेसेस में लेज़र का यूज़ हो रहा है इन कंपेयर टू अदर जनरल सोर्सेज। तो वो क्यों यूज़ हो रहा है, ये कैसे उन सोर्सेज से अलग है, इस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लेज़र। बेसिकली लेज़र है क्या, लेज़र का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जो लेज़र है उसकी प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टिमुलेटेड एमिशन पर बेस्ड होती है। नॉर्मली जो लाइट होती है वो भी एमिशन से होती है, लेकिन उस टाइम जो लाइट होती है वो जो उस टाइम जो एमिशन होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन को हम हिंदी में बोलते हैं उद्दीप्त उत्सर्जन। उद्दीप्त का मतलब होता है वो प्रोसेस जो हम खुद करवा रहे हैं, और जो स्पॉन्टेनियस होता है वो होता है स्वतः उत्सर्जन। स्वतः का मतलब जो अपने आप हो रहा है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है वो हम अभी देखेंगे। जैसे मैं जनरल लाइट सोर्स की बात करूं, जनरल जो होता है उसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल या एटम में उसके एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये मैंने मान लिया EI जो कि ग्राउंड स्टेट यानी कि निम्नतम ऊर्जा स्तर है, और ये मैंने मान लिया कि उच्चतम ऊर्जा स्तर है। ऊर्जा स्तर है, भायतम कोश में इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जब हम कोई फोटोन की एनर्जी होती है hν, हमें पता है। जब हम ये इंसिडेंट करवाएंगे, जैसे ही कोई फोटोन इसके ऊपर आपतित होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी एनर्जी लेगा, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। तो अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो एनर्जी पाकर के उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाएगा, EJ में जाएगा। इस केस में क्या होता है, ये मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का दिखा रही हूँ, वैसे यहाँ पर मल्टीपल टाइम बहुत बार इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब उच्चतम ऊर्जा स्तर में कोई भी जा रहा है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के, तो वहां पर 10⁻⁸ सेकंड, जो कि बहुत ही कम टाइम पीरियड है, वहां पर स्टेबल रहता है। और इस टाइम को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि एनर्जी लेकर वो ऊपर गया, इसे बोलते हैं अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। इसे बोलते हैं अवशोषण। अब ये प्रोसेस कैसे है, अपने आप हुई है। अब क्या है, 10⁻⁸ सेकंड का जब टाइम हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा और वापस क्या है, नीचे आएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करेगा और वापस नीचे आएगा। ये अपने आप नीचे आया है तो इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब होता है स्वतः उत्सर्जन। इस केस में फोटोन जो है वो रिलीज हो रही है। मैंने आपको एक का दिखाया, वैसे क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ग्राउंड स्टेट में और वो एनर्जी लेंगे तो बहुत सारे फोटोन्स रिलीज होंगे अपने आप। तो वो कुछ यूं फोटोन रिलीज हो रहे हैं, कुछ यूं, मतलब सबकी फेज जो है वो अलग अलग होगी। हम इसको इस फेज ऐसे दिखा सकते हैं। अगर मैं इनकी एनर्जी दिखाऊं तो किसी की तो यूं आएगी, किसी की यूं आ जाएगी, कोई नीचे से शुरू होगा। तो मतलब हर कोई फोटोन जो रिलीज हो रहा है उनकी फेज क्या होती है, वो अलग होती है। फेज क्या होता है, फेज को हम हिंदी में बोलते हैं कला। फेज का मतलब होता है कि जैसे ये मैंने कोई वेव्स ले रही हूँ, फेज का मतलब होता है मिनिमस और मैक्सिमम। ये इसकी क्या है, निम्नतम बिंदु, और ये इसकी क्या है, उच्चतम बिंदु।
समान कला में होने का मतलब ये है कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो हर वेव में एक साथ मिले, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, स्वतः का होने का मतलब क्या है, ये रैंडम प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या है कि फोटॉन्स जो है उनकी फेज जो है सेम नहीं होती, लेकिन एनर्जी रिलीज हो रही है। जो फोटोन यहाँ से लिया था वो रिलीज हो रहा है। अगर रिलीज हो रहा है तो मतलब लाइट तो प्रोड्यूस होगी। इस केस में इस लाइट को बोलते हैं जनरल लाइट सोर्स, जैसे ये बल्ब वगैरह यूज हो रहे हैं या कैंडल। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जनरल लाइट सोर्सेस, क्योंकि इससे क्या है व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, और लेजर लाइट आपने यूज की होगी बचपन में, और आपने देखा होगा वो बेसिकली आपको लेजर लाइट जो है बेसिकली ये जो लेजर लाइट थी तो उसमें बेसिकली जो लाइट रिड्यूस होती है वो रेड कलर की होती है। अब वो कैसे होती है, वो अपने लेजर का देखते हैं कि लेजर का प्रोसेस जो है वो कैसे होगा। तो देखो लेजर में क्या होता है, लेजर लाइट में क्या होता है कि होगा तो उसमें भी एनर्जी लेवल्स होंगे। इसको मैंने मान लिया ग्राउंड स्टेट का EI, और जो उच्चतम ऊर्जा स्तर था उसको मैंने मान लिया EJ। इस केस में क्या होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ही इसके ऊपर कोई फोटोन इंसिडेंट कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे उसमें एनर्जी ले रहा था वो एनर्जी लेकर के स्टेबल नहीं होगा, तो वो ऊपर चला जाएगा उच्चतम ऊर्जा स्तर में। इसमें भी अगर हम खुद प्रोसेस ना करवाएं, स्टिमुलेटेड एमिशन मैंने आपको बताया था, उद्दीप्त उत्सर्जन होता है इसमें हम देखेंगे कि उद्दीप्त उत्सर्जन और उस वाले प्रोसेस में हमारा क्या था, स्वतः ही हो रहा था। अपने आप इलेक्ट्रॉन जो था वो 10⁻⁸ सेकेंड के बाद नीचे आ रहा था, मतलब वो तो स्वतः था, स्पॉन्टेनियस। तो हमें कौन सी लाइट मिली, व्हाइट लाइट मिली, जो कि जनरल लाइट सोर्सेज है। लेकिन अभी इस प्रोसेस में हम खुद इंड्यूस करवाएंगे, हम खुद लाइट प्रोड्यूस करवाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे उद्दीप्त। कैसे हम इंड्यूस करवाएंगे, इसको हम इंड्यूस्ड या स्टिमुलेटेड भी बोल सकते हैं। तो देखो हम कैसे करवाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड के लिए वो रह सकता है, लेकिन उसके बाद अगर हमने इंड्यूस नहीं करवाया तो वो अपने आप नीचे आएगा। अपने आप नीचे आया तो कैसी लाइट मिली, जो जनरल लाइट सोर्स में हो रहा था बिल्कुल वही हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, जब ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है उच्चतम ऊर्जा स्तर में, उस केस में हम इलेक्ट्रॉन पर फिर से कोई फोटोन इंसिडेंट करवाते हैं, फिर से कोई फोटोन आपतित करवाते हैं, और फोटोन की ऊर्जा h होती है। अब जैसे ही हमने फोटोन आपतित करवाया तो इसके पास पहले से एनर्जी थी जो ये लेकर ऊपर गया था, और हमने फिर से एक एनर्जी इसको और दे दी, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल तो नहीं होगा, फिर से अनस्टेबल है। तो लेजर में क्या होता है, यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल के बीच में एक और एनर्जी लेवल होता है, जो होता है मेटास्टेबल एनर्जी लेवल, मित स्थायी ऊर्जा स्तर। मेटास्टेबल क्या है, जब हम लेजर कैसे बनती है तब हम समझेंगे पूरा कि ये मेटास्टेबल होता क्या है। इस केस में एक बार बेसिक आपको मैं बता रही हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो इस केस में क्या होता है, 10⁻³ सेकेंड के लिए रह सकता है। अब देखो ये 10⁻8 है जब वो EJ में था, इसको मैं E3 बोल देती हूँ, और E3 में वो कितना है मेटास्टेबल में 10⁻³ के लिए। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 10⁵ का, यानी कि 10,000 गुना ज्यादा टाइम के लिए वो यहाँ पर रह सकता है। तो इस केस में जो एनर्जी रिड्यूस होती है वो जो क्या है, एक तो ये फोटोन तो ये ऊपर लेकर गया था, एक तो वो रिलीज करेगा, एक हमने यहाँ पर दिया था, तो 2 फोटोन रिलीज हो गए। और हमने क्या है, वो प्रोसेस तो था रैंडम जो स्वतः का था, लेकिन ये हम खुद करवा रहे हैं, तो इस केस में एक तो 2 फोटोन रिलीज होते हैं, और दूसरा इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों फोटोन रिलीज हो रहे हैं वो सेम फेज में होगा। फेज मैंने आपको पहले भी बताया कि अधिकतम और न्यूनतम यानी मिनिमा और मैक्सिमा दोनों वेव्स का, या जितनी भी वेव्स है 2 से ज्यादा भी हो सकती है, उनका एक साथ मिले एक ही टाइम पीरियड पे। मतलब इसमें क्या होगा कि जो फेज सेम होने का मतलब है वो हमें यूं मिलेगा, मिनिमास मैक्सिमास और जीरोस साथ में मिल रहा है, इसका मतलब है सेम फेज में मिल रहा है। तो ये जो लाइट प्रोड्यूस हुई है, अब इसमें फेज सेम है, फेज सेम होने के कारण ये जो लाइट होती है वो लेजर लाइट होती है। अब कैसे होती है,
इसमें एक तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि ये जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो रेड कलर की होती है। तो दोनों में मेरे अकॉर्डिंग आपको बेसिक डिफरेंस पता चला होगा कि जो स्वतः प्रोसेस होती है वो रैंडम हो रही है क्योंकि वो अपने आप हो रही है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइम पर एनर्जी लेके जाएंगे और अपने आप अगर स्वतः प्रोसेस हो रही है, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने आप एनर्जी रिड्यूस करेगा। और उस टाइम जो फोटोन रिड्यूस होते हैं वो इन फेज नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इन फेज ना हो, कुछ इलेक्ट्रॉन से जो फोटोन रिलीज हुए हैं वो फेज में भी होते हैं। लेकिन आपने पढ़ा होगा इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि यूं दो वेव्स हैं, अगर यहाँ पर जैसे इसका मैक्सिमम यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, अगर ये इसके अपोजिट फेज में है, देखो अपोजिट फेज में है, जब यहाँ पर मिनिमम मिल रहा था तो यहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है, और जब यहाँ पर मैक्सिमा था तो यहाँ पर मिनिमा है। तो इस केस को क्या बोलते हैं हम, जब वो फेज में नहीं है, अपोजिट फेज में है। जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही हो सकता है वो जो वेव है उसका मैक्सिमा इधर से शुरू हो। तो इस केस में जब आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल लाइफ, अपने स्कूल में या फिर कभी भी कि इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि व्यतिकरण दो टाइप का होता है, एक होता है संपोषी, एक होता है विनाशी। अब देखो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट वेव देखूं, परिणामी तरंग देखूं, तो वो देखो क्या था, इसका एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर मैक्सिमम है और इसका यहाँ पर मिनिमम है। तो दोनों के एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम मतलब अपोजिट डायरेक्शन के होने के कारण जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो क्या मिलेगी, ऐसी वेव मिलेगी, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण दोनों के कट जाएंगे एम्पलीट्यूड और हमें ये वेव मिल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। और इसके अपोजिट क्या होती है, संपोषी व्यतिकरण। जब दोनों का ये एम्पलीट्यूड सेम हो तो हमें रिजल्टेंट वेव कैसे मिलती है, दोनों के एम्पलीट्यूड के सम की इक्वल मिलती है रिजल्टेंट वेव। तो वो कौन सा आता है, संपोषी व्यतिकरण। जब हम जनरल लाइट सोर्स की बात कर रहे थे, मतलब जब स्वतः उत्सर्जन हो रहा है, उस केस में क्या था, बहुत सारे फोटॉन्स रिलीज हुए थे और उन फोटॉन्स कैसे थे, उनके जो फेज थे वो इन फेज तो नहीं थे ना, रैंडम थे, क्योंकि अगर वो रैंडम थे तो वहां पर ज्यादा चांसेस क्या विनाशी व्यतिकरण हो। लेकिन पूरा का पूरा विनाशी तो नहीं होगा ना, क्योंकि लाइट तो प्रोड्यूस उधर भी हो रही है। तो वहां पर जो वेव मिलती है उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या मिलती है, जो भी जो फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं स्वतः प्रोसेस में उन सबके सम के इक्वल आएगी। और इस केस में भी अगर हम उद्दीप्त की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने खुद करवाया है, तो इस केस में भी वो आएगी तो उनके सम के बराबर ही, वो भी यही रहेगी, यही रहेगी। देखो जब मैं एक इधर मैं कर रही हूँ स्वतः का और इधर मैं कर रही हूँ उद्दीप्त का, तो देखो जब स्वतः था तो इंटेंसिटी तो सबकी जुड़कर ही आएगी, जो हमें परिणामी इंटेंसिटी मिलेगी, और इधर भी वही आएगी। रिजल्टेंट तो हमें यही मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या था, वो इन फेज ना होने के कारण, इन फेज मतलब कला में ना होने के कारण, कोई तो वेव यूं शुरू हो रही थी, कोई वेव यूं शुरू हो रही थी। ये बहुत ही मैंने फिर भी इसको रैंडम नहीं दिखाया, वैसे बहुत ज्यादा रैंडम होता है कि पता ही नहीं चलेगा। तो इन सबके एम्पलीट्यूड के इक्वल आएगा जो इसका टोटल एम्पलीट्यूड होगा। और आपको पता होगा कि इंटेंसिटी जो आई होती है, तीव्रता, वो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आयाम। यहाँ पर ए है आयाम, आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखो क्या है, जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी इन फेज ना होने के कारण उनके आयाम भी अलग अलग होंगे। अगर आयाम अलग होंगे तो मैं क्या सोचूंगी कि अगर मान लो कि मैंने एक टाइप से ये सोच लिया कि सबकी आवृत्ति सेम है, कि I1 जो है वो I2 के इक्वल है एंड सो ऑन। है तो इस केस में क्या होगा कि मैं इसको लिख सकती हूँ कि ये I1 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, n टाइम्स हो रही है, तो मैं इसको ni1 कह सकती हूँ। स्वतः प्रोसेस में क्यों ni1 कहा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो किसी का कैंसिल होगा, किसी का जुड़ेगा, तो अपने पता नहीं कर सकते ना रैंडम प्रोसेस में कि
एम्पलीट्यूड जो है वो आएगा क्या। लेकिन इसमें देखो क्या उद्दीप्त में क्या होता है, उद्दीप्त में मैंने बताया था कि हम ये खुद करवाते हैं। अगर हम करवा रहे हैं तो हमने क्या देखा था कि जो 2 फोटोन रिलीज हुए थे, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल में भी हमने 1 फोटोन दिया था, तो उन दोनों फोटोन्स क्या थे, इन फेज थे। अब इन फेज मतलब समान कला में थे। समान कला में होने का क्या मतलब है कि अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड यूं है तो जो दूसरी प्रोड्यूस हो रही है उसका भी मैक्सिमा और मिनिमा एक साथ मिलेंगे हमें एक ही टाइम पे। तो मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट क्या मिलती है, समपोषी व्यतिकरण से उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होकर मिलता है। मतलब इस केस में भी अगर I1 जो है I2 एंड सो ऑन के बराबर होता है, इसको मैं I1 लिख रही हूँ, तो I क्या होगा, NI1 हो जाएगा n टाइम्स के लिए अगर हम ले तो। लेकिन यहाँ पर जो तीव्रता, मैंने आपको क्या बताया था कि तीव्रता किसके समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। यहाँ पर सबका आयाम जुड़ रहा है और मैंने क्या मान लिया कि मैंने आयाम को A1 ले लिया। एक वेव का आयाम A1, दूसरे का A2, तीसरे का A3 एंड सो ऑन, इसी टाइप से आगे है। मैंने मान लिया कि बेसिक केस में अगर सबका आयाम बराबर हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ A1। तो यानी कि I1 क्या हो जाएगा, टोटल I क्या हो जाएगा, चलो टोटल I देखते हैं। टोटल I क्या होगा, n इंटू सारी I जो है वो I1 है, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर मैं इसको मैं ये लिख सकती हूँ n A1 का स्क्वायर, क्योंकि ये वाली तीव्रता भी तो इसके समानुपाती होगी। अगर मैं एक बार समानुपाती का चलो लगा देते हैं यहाँ पर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, किसके समानुपाती हो जाएगा, n स्क्वायर A1 स्क्वायर। यहाँ पर देखो n स्क्वायर था और यहाँ पर देखो n है, जबकि मैंने यहाँ पर इंटेंसिटी लिखी है, इसको एम्पलीट्यूड के फॉर्म में नहीं लिखा इधर वाले केस में। अब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक रैंडम प्रोसेस है, तो एम्पलीट्यूड को हम नहीं डिफाइन कर सकते ना कि वो सारे सेम है, क्योंकि वो आउट ऑफ फेज भी आएंगे। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ एक बार एम्पलीट्यूड की इंटेंसिटी की फॉर्म में ही रख दिया। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि ये A1 जो है I1 की अगर प्रोपोर्शनल होगा इसका स्क्वायर, तो मैं I को ये लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, क्योंकि ये वाला भी तो इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो दोनों केस में क्या डिफरेंस मिला। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाती हूँ, एक बार कांस्टेंट मैं कंसीडर कर रही हूँ कि वो 1 है, तो इस केस में देखो क्या मुझे मिला, ये मिला। और इस केस में मुझे क्या मिला है, ये कब था, जब स्वतः यानी कि स्पॉन्टेनियस था, और ये कब था, जब हमने कराया स्टिमुलेटेड था, उद्दीप्त उत्सर्जन था। तो देखो दोनों की इंटेंसिटी में फर्क है, यहाँ पर सिर्फ n है और यहाँ पर उसका स्क्वायर है। इसका मतलब जो हमें ये क्या था, जनरल लाइट सोर्स था, क्योंकि उसमें क्या है, स्वतः प्रोसेस होती है, और ये क्या था, लेजर लाइट की बात करें तो इसका मतलब इन दोनों केसेस में जो हमें तीव्रता मिलेगी, आप दोनों से देख सकते हो कि स्वतः में आपको ये मिला है। और अगर मैं उद्दीप्त देखूं, उद्दीप्त में क्या था, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये n से मल्टीप्लाई होकर निकल रही है। इसका मतलब जो स्वतः के कंपैरिजन जो उद्दीप्त उत्सर्जन था उसकी जो इंटेंसिटी आई, यहाँ पर इंटेंसिटी है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो n से गुना मतलब n टाइम्स ज्यादा मिल रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लेजर लाइट जो होती है वो हाई इंटेंसिटी की होती है दूसरे लाइट सोर्सेज के कंपैरिजन। तो आई होप कि आपको एक बार बेसिक जनरल लाइट सोर्स और लेजर लाइट सोर्स के बीच का डिफरेंस पता चल गया है कि इनकी इंटेंसिटी में क्या फर्क होता है और जो जनरल लाइट सोर्स है वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है। जनरल लाइट सोर्स यहाँ पर है जैसे बल्ब, कैंडल या सन की लाइट, वो सब जनरल लाइट सोर्सेज है, और स्पेसिफिक जो मैं बात कर रही हूँ वो है लेजर। आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक मैंने आपको बीच में मेटास्टेबल स्टेट बताया था, वो जब हम जनरल लाइट लेजर जो है वो कैसे बन रही है, तब जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि वो मेटास्टेबल स्टेट क्या है। ठीक है, तो अब मैं देखती हूँ, बेसिक आपको डिफरेंस पता चल गया है कि जनरल लाइट सोर्स क्या है और लेजर लाइट सोर्स क्या है। अब हम देखेंगे कि लेजर में जो स्टिमुलेटेड एमिशन था, जो मैंने उसकी फुल फॉर्म में लिखा था, वो आपको पता चल गया होगा कि स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस मतलब कि स्वतः उत्सर्जन और उद्दीप्त उत्सर्जन में क्या बेसिक डिफरेंस है। आई होप वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे देखते हैं कि लेजर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है।
लेजर की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो आपको पता चल गया कि इनकी तीव्रता जो है वो हाई होती है। अभी आपने देखा भी था कि इसमें n² आता है और उसमें सिर्फ n आता है, मतलब लेजर लाइट की जो तीव्रता निकली है वो हमारे पास क्या है, जो दूसरे सोर्सेज होते हैं लाइट के उनके कंपैरिजन में हाई होती है। दूसरा क्या होती है, आपने देखा होगा ये एक वर्णीय होती है, रेड कलर में मिलती है बेसिकली। तो ये क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक वर्णीय होता है। ठीक है। और तीसरी बात होती है, ये होती है कोहेरेंट। कोहेरेंट को हिंदी में बोलते हैं कला संबद्ध। मोनोक्रोमेटिक आपको पता चल गया, एक वर्णीय मतलब एक रंग की होती है। अब दूसरा होता है कोहेरेंट। कोहेरेंस का हिंदी में हम बोलते हैं कला संबद्ध। अब ये क्या होता है, इस चीज को अपने देखते हैं। देखो कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस मतलब कि कला संबद्धता। ये क्या होता है, एक टाइप से आपको पता चला होगा कि कला क्या होती है। कला मतलब फेज, वो क्या था, मिनिमास और मैक्सिमास एक साथ मिलते हैं। तो कोहेरेंस में हम क्या देखते हैं, ये दो टाइप का होता है कला संबद्धता। ये क्या है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब टेम्पोरल को हिंदी में बोलते हैं कालिक। कालिक कला संबद्धता, टेम्पोरल कोहेरेंस। और दूसरा होता है स्पेशल, इसको स्पेटियल या स्पेशल बोलते हैं। इसका मतलब होता है स्थानिक, स्थानिक कला संबद्धता। यहां से आपको नाम से पता चल रहा है, कालिक, काल मतलब टाइम से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर ये जो कोहेरेंस कला संबद्धता होगी वो टाइम के रिलेटेड होगी, और यहाँ पर स्थानिक मतलब स्थान से संबंधित होगी, पोजीशन से। अब वो कैसे होगी, देखो जनरली हमने क्या देखा है कि मैंने आपको बताया था, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से EI मतलब ग्राउंड स्टेट से फोटोन जैसे ही उसके ऊपर इंसिडेंट कराया तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर यहाँ गया। यहाँ पर क्या है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए रह सकता है। तो इस केस में क्या है, वो स्वतः एनर्जी रिलीज करके नीचे आएगा। ये बहुत सारे, मैंने सिर्फ एक का दिखाया है। तो यहाँ पर तो ये तो जरूरी नहीं कि इस ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, बहुत सारे होंगे तो वो एनर्जी गेन करेंगे और नीचे अपने आप आएंगे स्टेबल होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मान लिया मैंने अलग अलग जो है जो फोटोन रिलीज हो रहे हैं, एक बार उनकी आपको फेज दिखाने की ट्राई करूंगी। तो यहाँ पर देखो, एक मैंने मान लिया कि यू रिलीज हुआ, एक मैंने मान लिया कि यू रिलीज हुआ, एक मैंने मान लिया कि इधर से रिलीज हुआ। तो ये मैंने अलग अलग दिखाए हैं, ये दो से ज्यादा भी दिखा सकते हो आप इधर भी। तो मान लिया कि ये प्रोसेस में मान लिया इस वाली वेव को लगा T1 टाइम, इधर वाले को मान लिया डेल T2 टाइम, और आगे भी प्रोसेस चलती जाएंगी। मैंने डेल क्यों लिया, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम की है। देखो 10⁻⁸ सेकंड इतना कम होता है कि हम देख भी नहीं पा सकते उस चीज को। तो मैंने क्या मान लिया कि डेल T1 टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम था जब मैंने ये माना कि ये जो फेज, जरूरी तो नहीं है कि एक ही फेज, एक ही फोटोन ऐसा रिलीज हो सकता है बहुत सारे फोटोन्स हो जो इस टाइम से रिलीज हो रहे हो, और बहुत सारे यूं भी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं और बहुत सारे यूं भी। तो मैंने क्या मान लिया कि डेल्टा T1 टाइम एक ऐसा टाइम है जहां पर मुझे कुछ फोटोन्स तो ऐसे हैं जो वो एक ही फेज में मिल रहे हैं। फेज का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए कि कला समान होनी चाहिए। और इधर मैंने मान लिया डेल्टा T2 टाइम के लिए, और इधर डेल्टा T3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं एक बार मान लेती हूँ कि इन सबका एवरेज जो है वो डेल T है। तो मैं मान लेती हूँ कि डेल T टाइम एक ऐसा था जब कोई फोटोन्स तो ऐसे होंगे जो इन फेज होंगे, चाहे स्वतः उत्सर्जन क्यों ना हो रहा है, स्वतः स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या पता है बेसिक में वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। ठीक है, तो मैं v की जगह c लूं और x डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर l ले लूं। l क्या है, लेंथ ली है, ये वाली लेंथ सबकी सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। और मैंने एक एवरेज ले लिया l, ओवर में टाइम हमने क्या लिया डेल्टा t। ये क्या है, मैंने क्या माना है कि ये वो टाइम है जब वो इन फेज है, फेज समान है।
अगर फेज समान है तो इसका मतलब क्या है कि वो कला संबंध है, मतलब कोहेरेंट है। अगर वो कोहेरेंट है तो मैं यहाँ पर उसका कला संबंधता का कोहेरेंस को शो करने के लिए ये लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल कोहेरेंस क्या हो जाएगी, आपने पढ़ा होगा एल कोहेरेंस ये होगी, आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या है, टाइम के इनवर्स होती है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, अगर डेल्टा न्यू ऐसे है तो मैं अगर डेल न्यू के लिए लूँ तो वो क्या हो जाएगा, मैंने इससे इसको रिलेट करने के लिए यू लिख सकती हूँ। तो इस केस में देखो डेल न्यू कोहेरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या आएगा, देखो सी ओवर में एल कोहेरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, इसको दे दो इक्वेशन 1। हम क्या करने की ट्राई कर रहे हैं, हम यहाँ पर टेम्पोरल कोहेरेंस कर रहे हैं। टेम्पोरल कोहेरेंस में क्या होता है कि एक ऐसा टेम्पोरल मतलब कालिक, कालिक से पता चल रहा है कि किसी टाइम के लिए जब वो आपस में कला संबंध होंगे तो हम वो ट्राई कर रहे हैं कि हम वो उस टी कोहेरेंट को निकाल दें, और उस टी कोहेरेंट से हमें क्या निकल जाएगा, एन निकल जाएगा, मतलब वो लेंथ निकल जाएगी जहां पर कोई भी जो वेव्स निकल रही है, जो फोटोन रिलीज हो रही है, उनकी एनर्जी आपस में कोहेरेंट हो, यानी कि वो लंबाई हमें मिल जाएगी जहां पर कोई फेजेस, कोई जो वेव्स हैं वो आपस में कला संबंध होगी। कला संबंध मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर होगा कि वो क्या होता है। तो देखो यहाँ से ये निकल आया। अब देखो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, न्यू क्या होता है, सी ओवर में लैम्डा होता है। आप ये रिलेशन जानते हो, एक बार मैं इसको रख कर रही हूँ। ये आपको पता है, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, डेल कोहेरेंट लिया है। इसके जैसा बनाने के लिए हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें, तो आपके पास क्या निकलेगा, 1 ओवर में एक्स का क्या होता है, यही होगा -1 ओवर में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर आप बेसिक डिफरेंशिएशन अवकलन करते हैं तो यही निकलता है। तो यहाँ से देखो मैं अगर इस इक्वेशन 1 से अगर मैं यहाँ पर भी कोहेरेंट लिख दूँ तो उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो इस इक्वेशन 1 से वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँ तो मेरे पास एल कोहेरेंस निकल, ये वाली वैल्यू लिखी। तो यहाँ पर ये अगर मैं माइनस साइन कंसीडर एक बार ना करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसका जो परिमाण है वही ले रही हूँ, ये पॉजिटिव साइन, सॉरी नेगेटिव साइन को मैं एक बार कंसीडर नहीं कर रही हूँ, डायरेक्शन को हम एक बार नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मतलब C से C कैंसिल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, एल कोहेरेंस को मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है। तो देखो एल कोहेरेंस क्या आएगा, यहाँ पे Q क्या होता है, Q को मैंने क्या लिखा है, देखो Q होता है लैम्डा ओवर में डेल लैम्डा। ये जो है लैम्डा आपको पता है ना, तरंग दैर्ध्य होती है किसी भी वेव की, इसको बोलते हैं हम, ये मैंने सिर्फ सपोज किया है कि यहाँ पर इसकी जगह हम Q लिख रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्योरिटी फैक्टर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की शुद्धता गुणांक, इसे क्यों बोलते हैं, इसको आप एक बार जनरली याद रखो। तो इसका मतलब एल कोहेरेंस क्या निकल आया हमारे पास, Q इंटू लैम्डा, यानी कि डेल्टा टी जो हमने एवरेज टाइम लिया था वो एक ऐसा टाइम है जहां पर कोई भी वेव जो है इतनी लेंथ तक कोहेरेंट रह सकती है, Q इंटू डेल लैम्डा। लैम्डा क्या है, जो भी फोटोन से वेव रिलीज हो रही है उसकी वेव लेंथ है। तो ये क्या हुई हमारे पास, लेंथ कोहेरेंस, यानी कि वो लेंथ, वो लंबाई जहां पर हमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही है, जो फोटोन से ऊर्जा रिलीज हो रही है, वो आपस में क्या है, कला संबंध है। अब देखो ये तो है टेम्पोरल, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जहां पर वो कला संबंध हो। अब देखो स्थानिक क्या होता है, तो देखो स्थानिक क्या होता है, हमारे पास एल कोहेरेंस लिख ली थी, यही था एल कोहेरेंस। अब देखो स्थानिक कला संबंधता क्या है, स्थानिक कला संबंधता को समझने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि स्थानिक मतलब जहां पर हम किसी
सिचुएशन का, किसी स्थान का देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, मान लिया कि ये एस कोई सोर्स है जिससे लाइट रिलीज हो रही है, मैंने सिर्फ इस डायरेक्शन में एक बार मानी है, तो मैंने ये देख लिया कि ये लाइट रिलीज कर रहा है, और यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट मान लिए P1 और P2 स्थान से रिलेटेड है, तो मैंने 2 पॉइंट ले लिए और मान लिया कि उनके बीच की डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो है x। तो देखो ये दो बिंदु जो है वो आपस में स्थानिक कला संबंध कब होंगे, जब x जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होगी L कोहेरेंस से या फिर कम होगी, तब तो वो क्या होंगे, स्थानिक कला संबंध, तब तो वो स्थानिक कला संबंध होगी। अगर ये डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी, यानी कि जब वो कोहेरेंट ही नहीं है, लेंथ ही आपस में कोहेरेंट नहीं है, तो वो क्या ये 2 पॉइंट आपस में कोहेरेंट हो जाएंगे, कला संबंध हो जाएंगे, नहीं होगा। तो इस केस में वो क्या होगा, स्थानिक कला संबंध नहीं होगा। तो ये जो था बेसिक आपको पता चला कि टेम्पोरल कोहेरेंस यानी कि कालिक कला संबंधता और स्पेशल कोहेरेंस स्थानिक कला संबंधता क्या है। स्थानिक मतलब जहां पर हम सिर्फ स्थान की, दो बिंदुओं के स्थान की बात करेंगे कि वो आपस में कला संबंध है या नहीं, और कालिक मतलब जहां पर हम वो टाइम पीरियड लेंगे जहां तक वो कला संबंध होंगे। तो ये हो गया हमारा कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या है, कोहेरेंस था क्या, लेजर लाइट की एक प्रॉपर्टी थी कि जो लेजर है वो कैसी होती है, एक मैंने आपको क्या बताया था, इंटेंसिटी उसकी जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक वर्णी सिंगल कलर में प्रोड्यूस होती है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि वो कला संबंध होती है, कला संबंध यानी कि स्पेशल और टेम्पोरल दोनों। कला संबंधता क्लियर हो चुका है क्या है। तो ये जो है बेसिक आपको पता चला आज कि लेजर क्या है, लेजर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। लेजर के यूज आपको पता होंगे, मेडिकल साइंस में भी आजकल यूज हो रहा है ना, ऑपरेशंस वगैरह में। तो आज आपको सिर्फ बेसिक पता चला कि जनरल लाइट सोर्स और जो लेजर लाइट सोर्स है उनमें क्या डिफरेंस है। एक बार मैं फिर से आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि जनरल लाइट सोर्स में क्या था कि ये था EI ग्राउंड स्टेट और ये था EJ। यहाँ पर जैसे ही हमने फोटोन इंसिडेंट करवाया, फोटोन की ऊर्जा थी h न्यू, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, एक नहीं बहुत सारे होंगे, मैं सिर्फ एक को दिखा रही। तो यहाँ से क्या होगा, वो एनर्जी लेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, जनरल बात है कि वो क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन का साइज चेंज नहीं होगा, वो मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या प्रोसेस है, इस फोटोन को लेकर के ऊपर जाने को क्या बोलते हैं हम, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अवशोषण पता ही होगा, किसी चीज को गेन करना। अब इस प्रोसेस में वो अपने आप ऊपर गया, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब दूसरा क्या मैंने बताया था जनरल में, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पर 10 की पावर -8 सेकंड के लिए रह सकता है, यहाँ पर वो स्टेबल होने के लिए यानी कि 10 की पावर -8 सेकंड के बाद नीचे तो वापस आएगा। तो इस केस में जब वो खुद नीचे आ रहा है अपने आप, इस टाइम पीरियड के पूरा होने के बाद जब नीचे आ रहा है, फोटोन जो लिया था वो रिलीज करेगा वो, और इस केस को वो अपने आप आ रहा है तो इसको बोलते हैं स्वतः उत्सर्जन। उत्सर्जन ही हो रहा है, कोई चीज एमिट हो रही है। तो यहाँ पर जो लाइट प्रोड्यूस हुई वो तो किस में होता है, जो जनरल लाइट सोर्सेज हैं उसमें। अब मैंने आपको क्या बताया था, लेजर भी क्या होता है, जब वो ऊपर है 10 की पावर -8 सेकंड के लिए, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक फोटोन और इंसिडेंट करा देते हैं, एक फोटोन और आपतित करवा देते हैं, उसे और ऊर्जा दे देते हैं। जब उसके पास ऊर्जा पहले के कंपैरिजन बहुत ज्यादा होगी तो इस केस में वो एनर्जी रिलीज करेगा। और इस केस में हम एक तीसरा एनर्जी लेवल कंसीडर करते हैं जो होता है मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है वो मैं आपको जब हम लेजर का पूरा ब्रीफ में देखेंगे तब आपको बताऊंगी क्या होता है। तो अब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आएगा, यहाँ पर वो कितने टाइम, एक नहीं यहाँ पर बहुत सारे होंगे क्योंकि इधर भी काफी इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, कोई एक तो नहीं गया होगा। तो यहाँ पर वो 10 की पावर -3 सेकंड के लिए रह सकता है, जो कि इसके कंपैरिजन 10,000 गुना ज्यादा टाइम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत टाइम के लिए रुक सकता है। तो इस टाइम जो फोटोन रिलीज होंगे, एक तो ये जो हमने अभी इंसिडेंट करवाया वो, और एक यहाँ से लेके गया था वो भी, तो मतलब 2 फोटोन रिलीज हुए। और यहाँ पर ये प्रोसेस कैसा होता है, रैंडम होता है, यादृच्छिक होता है, मतलब हमें नहीं पता कैसे भी आ सकते हैं। और ये हम खुद करवा रहे हैं, अगर हम खुद करवा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम किसी गेन के लिए करवा रहे हैं। तो इस केस में जो फोटोन्स रिलीज होंगे वो कैसे मिलेंगे,
फेज में मिलेंगे, इन फेज मिलेंगे, ना कि आउट ऑफ फेज, मतलब समान कला में होंगे, ना कि अलग अलग कला में। तो यहाँ पर जो लाइट प्रोड्यूस होगी वो लाइट कौन सी होती है? लेजर लाइट। बेसिक आपको पता चला होगा कि जनरल लाइट सोर्स क्या है और लेजर लाइट सोर्स क्या है, और कोहेरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। दो टाइप की है कोहेरेंस, मतलब कला संबद्धता। कौन सी है? टेम्पोरल, और क्या है? स्पेशल, स्थानिक। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, और कल वाले लेक्चर में हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।